कि जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमारा एजुकेशन कॉन्क्लेव है जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से सरकार का विजन एजुकेशन को लेकर और कितना सरकार ने आगे अपना ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करेंगे महेश शर्मा जी के साथ, जो सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियों के साथ महेश शर्मा जी का स्वागत करिए। सर, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर आपका स्वागत है। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अरविंद चतुर्वेदी जी, चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। तो इसमें महेश शर्मा जी से आगे एजुकेशन से जुड़ी और तमाम गौतम बुद्ध नगर में विकास से जुड़ी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू अरविंद जी। है ना? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा अनुभव बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और यहाँ पे हमारी पूरी टीम है। आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद, बेहद पढ़े लिखे और मैं समझता हूँ जनता के प्रति बेहद समर्पित जुड़े हुए हैं महेश शर्मा जी। और महेश जी से हम लोग चर्चा शुरू करें। एक बड़ी खबर भी मैं आपको बताता चलूँ कि घोसी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन उनको उम्मीद है कि नहीं, वो आगे आ जाएंगे। फिलहाल तकरीबन 7,000 वोटों का अंतर है सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में। महेश जी, हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन दूसरी खबर भी तो साथ साथ दे दीजिए। हाँ, दूसरी खबर भी मैं दे दूं कि भाई महेश जी के नेतृत्व में जो है शानदार जीत मिली है त्रिपुरा में और 2 की दोनों सीटें जो है इन लोगों ने जीती है। बड़ा जोरदार ताली बजाइए भाई। एक आदमी गौतम बुद्ध नगर से त्रिपुरा में जाके चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और वहां पर पार्टी को जीत दिलाता है, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं महेश जी। बहुत बधाई आपको। और मैं समझता हूं कि आपका जो गुण है उसका पूरा फायदा पार्टी ने उठाया और मैं समझता हूं कि भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ये हम लोग भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जीत जी है। जी, उनकी नीतियों की जीत है, उनके प्रति जनता के विश्वास की जीत है। और त्रिपुरा जैसे सुदूर क्षेत्र में जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार आजादी के बाद बनी, कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर, और अब ध्वस्त कर दिया। और अब 2 जो हमारे बाई इलेक्शन थे, दोनों बाई इलेक्शन में 30,000 वोट से और 21,000 वोट से दोनों सीटें जीती हैं जी। और एक और विषय में जो हमारी बहन मुस्लिम समुदाय से आती हैं, बैठी हैं, एक बड़ी खुशी की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि धर्म, जाति, बिरादरी, इन सब से छोड़कर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी। जिस सीट पर हम 30,000 वोट से जीते हैं जी, उस सीट में 63% आबादी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की है। वाकई भाई ये बड़ी बात और है। बहुत बड़ी, मतलब आप लोग अपने है। जो विचार है माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सफल नजर आ रहे हैं ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कद, अब उनकी सोच, उनकी नीतियां, उनकी नीयत उस ऊंचाई को छू चुकी है। हम चांद पर वैसे भी पहुंच गए हैं जी, और उनकी सोच भी इससे ऊंची है। जब वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें कहीं धर्म, जाति, बिरादरी की छोटी सोच नहीं होती। आज ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं महेश जी। लेकिन दूसरी जो लड़ाई चल रही है घोसी वाली, उसके वो भी तो आपके लिए हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं। वहां कुछ परिस्थितियां अलग हैं जिन पर अभी चल रहा है। अभी जरा रिजल्ट आ जाए। ये दोनों रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। आप रिजल्ट घोषित होने के बाद ही कुछ? हाँ, ये दोनों रिजल्ट घोषित होने के बाद की बता। अच्छा, इसीलिए आपने 6-7 वोट का कभी। खैर, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं महेश जी। गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा जिला है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। जितने बड़े बड़े स्कूल, जितने बड़े बड़े कॉलेज, जितने बड़े बड़े हाईटेक चीज़ें गौतम बुद्ध नगर में है, मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। आप मुझे ये बताइए कि सांसद बनने के बाद कौन कौन सी नई चीज़ें आप कर पाने में सफल रहे हैं? कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अब सरकार ने तो नियम बना दिया है कि भाई गरीब भी बच्चे पढ़ें। आपके पास तो बहुत सारे एडमिशन के लिए कितने दबाव आते होंगे, मैं समझ सकता हूँ। सबसे ज़्यादा दबाव आपके ऊपर ही आते होंगे कि ये एडमिशन यहाँ करा दीजिए। जरा उन चुनौतियों के बारे में भी बताइए, फिर तब हम लोग शिक्षा पे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि भाई शिक्षा तो सबको देना बेहद जरूरी है। अगर समाज में आपको बदलाव लाना है तो सबको शिक्षित करिए। आज भी 77% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध नगर, जो कि दिल्ली से सटा हुआ जिला है, आपको लगता है कि नहीं शिक्षा में आप लोग 100%
बेहतर स्थिति में है? क्या आप जो जिस विजन के साथ सांसद बने हैं, क्या आप उस विजन को लागू कर पाए? क्या आपको लगता है कि नई जो नई शिक्षा नीति आई है उसके जरिए क्या गौतम बुद्ध नगर में चीज़ों में बदलाव हो रहा है, नजर आ रहा है, या कुछ लोगों के कब्जे में ही चीज़ें हैं? मैं जरा इस पे आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ। देखिए अरविंद जी, पहले तो मैं आपको और इंडिया न्यूज़ को मैं बधाई देता हूँ कि आज आपने एक ऐसा विषय छुआ है और उस विषय पर आपने राष्ट्रीय स्तर की ये जो चर्चा शुरू करी है। वास्तव के अंदर मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ और इसलिए शिक्षक पुत्र होने के नाते विशेष सम्मान शिक्षा को और विशेष सम्मान शिक्षकों को। जी। माता पिता के बाद अगर कोई एक व्यक्तित्व का एक कृतित्व अगर अपने छात्र को अपने से ऊंचा देखना चाहता है तो वह शिक्षक ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। और उसके पीछे की कोई ताकत हो सकती है तो वह शिक्षा ही हो सकती है। वह शिक्षक कितना भी चाहे अपने छात्रों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, देश का डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, मंत्री बनाना चाहे, प्रधानमंत्री बनाना चाहे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षा का बेस जो हमारी जड़ है वो बहुत ज़रूरी है। और उस शिक्षा की दृष्टि से आज हम जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जी। मैं आपको अपना भी एक छोटा सा अनुभव, जापान में गया था जी। और वहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों, एंटरप्रेन्योर्स और उनके बीच में एक मेरी बैठक थी। मैं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने गया था। वहाँ के लोगों ने जब मुझसे कहा कि साहब मेरे दिल की एक इच्छा है कि मेरे बच्चा जापानीज सा, और मेरे जापानियों के दिल में ये इच्छा है कि, और मैं तो मुझे तो बाद में मैंने इस क्वेश्चन को कई यूरोपियन लोगों के साथ भी क्वेश्चन किया जी। कि क्या ये इच्छा जापानी की थी या आपकी भी है कि मेरा बच्चा कम से कम 10वीं क्लास तक की शिक्षा भारत से कर आ जाए तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, उसके विचार इतने सुसंस्कृत हो जाएंगे, उसकी शिक्षा की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर वो आगे भटकेगा नहीं। यूरोपियन वर्ल्ड में आज पूरे माँ बाप के लिए चिंता का कारण बन गया है, उनकी सरकारों के लिए भी, कि बच्चों को पढ़ने के लिए सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पर, सो कॉल्ड स्वच्छंदता, आज़ादी के नाम पर कोई रोक टोक नहीं है। और हम वो पुराने जमाने के लोग हैं जी। जो मास्टर जी और स्टूडेंट के बीच में एक बेंत भी होती थी लेकिन उस बेंत आज तो कोई नहीं कर सकता, आज तो मुकदमा दायर हो जाएगा और आप मीडिया के लोग उसके पीछे इतने पड़ जाएंगे। मीडिया नहीं, आप ही लोग दायर करा देंगे मास्टर जी। तो मैं समझता हूँ वो एक प्यार भरी होती थी वो, जो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्यार भरा एक रिश्ता होता था कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, किसका बच्चा है वो, पढ़ाना मास्टर जी को है, उसे पता है मास्टर जी को ये 6 साल पढ़ने के बाद मेरे पास से चला जाएगा, कहाँ पढ़ के जाएगा, कहाँ रहेगा, कुछ नहीं पता। तो आखिरकार वो क्यों उस शक्ति का इस्तेमाल करते थे? उनके पीछे की जो सोच थी कि ये बच्चा मेरा मुझसे आगे निकले, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करे। रही बात आज मैं अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की, पूरे देश की नहीं विश्व की नजरें इस नोएडा गौतम बुद्ध नगर पर है। शो विंडो है उत्तर प्रदेश की, दिल्ली का बॉर्डर आईना है, हर आईना है, हर चीज हम कंपेयर करते हैं दिल्ली से जी, कि दिल्ली में क्या हो रहा है नोएडा में भी होना चाहिए जी। शिक्षा का मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आज ये मेरा क्षेत्र, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी कर्मभूमि की ये माटी, जहां मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष से ज्यादा गुजारे हैं। 1 नवंबर 1982 को मैं आया था और यहाँ के जो मूल लोग थे उनमें शिक्षा नाम की कोई सोच ही नहीं थी। कोई बच्चे, यहाँ के जो ग्रामीणवासी थे वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ था क्षेत्र, और आज शायद अगर हम देश का कोई आकलन हुआ हो तो उसमें ये क्षेत्र अग्रणी पाया जाएगा। करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यूथ यहाँ पर पढ़ता है। और अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गया तो मुझे बताया गया कि 92 कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, 92 देशों के। तो एक मिनी इंडिया के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री के रूप में तो लोग आ रहे हों, मैं मान सकता हूं, लेकिन पढ़ने के लिए भी नोएडा आ रहे हों। तक्षशिला, नालंदा जाते थे लोग, वहां की बात भी मानी थी लेकिन नोएडा में पढ़ने के लिए लोग आ रहे हों, जहां इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज बन गई हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन गई हों, गौतम बुद्ध नगर जैसी 450 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी बन गई हो, और जहां स्टूडेंट्स का एक हब बन गया हो। तो जब ये स्टूडेंट का हब बना तो मैं
मुझे बहुत कुछ काम करने को जैसे भगवान प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं ना कि कुछ काम करने के लिए मुझे निमित्त किया गया है, चाहे वो माँ गंगा का काम हो, चाहे बाबा केदारनाथ का काम हो, काशी का काम हो, उज्जैन का काम हो, ये सब कुछ निमित्त किए गए थे। कुछ काम करने का मुझे भी मौका मिला। यहाँ एक बोटेनिकल गार्डन है जी, आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन 90 एकड़ से ज्यादा जमीन में बना हुआ है। और क्या था कि हमारे देश का युवा और स्टूडेंट ये सीखे कि गेहूं कहां पैदा होता है, वरना कोई पप्पू ये कहेगा कि आलू का पेड़ के ऊपर, आलू के पेड़ पर आलू लगता है, मैंने देखा था, मैंने पेड़ से आलू तोड़ा था। तो ऐसे लोग ना पैदा हो जाए, तो उनको सब तड़ाने के लिए उस मान प्रधानमंत्री जी के सामने जैसे ही मैंने प्रपोजल रखा, मैंने कहा साहब यूथ दिल्ली और इसके आसपास का यूथ आकर यहां देखेगा, करने को देखेगा कि साहब कौन सी फसल, कौन सा आलू कहां होता है, कचालू कहां पैदा होता है, सरसों कैसे। को भी बुला लेते आप लोग, पप्पू को भी दिखा देते, कम से कम कुछ तो सीख जाता। तो मैं समझता हूँ ये सब उन बच्चों के लिए, उन पप्पुओं के लिए है जो ये बच्चे देख लेंगे कम से। और जब यूनिवर्सिटी के छात्र लोग यहाँ पढ़ते थे जी, तो वो पढ़ने के लिए देखने आते थे बच्चे। अब आजकल मुझे पता चला कि वो लोग देखने आ रहे हैं कि सरसों का पौधा कैसा होता है, वरना शायद लोगों ने गेहूं और जौ के फली में आसान तो मुश्किल है, गेहूं, जौ, बाजरा जो भी हो, मतलब मुश्किल है, अरहर, चना, मटर। और अब तो मुझे लगता है इस एजुकेशन के फील्ड में 86.5% लिटरेसी रेट है अपने इस नोएडा में।